नमस्कार, जागरण बिजनेस में आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज सेठी। बजट 2026 1 फरवरी को आने वाला है और उस बजट से पहले जो है अलग अलग सेक्टर्स को काफी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट से। और इस बजट में बहुत सारी चीजों पर खासतौर पर लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन इसमें अगर विशेष तौर पर बात करें तो भारत अमेरिका ट्रेड डील जो कि लंबे समय से जिसका इंतजार भी किया जा रहा है, इसके अलावा ट्रेड डील से प्रभावित हुए हमारे एक्सपोर्ट्स और साथ ही हमारा हमेशा से ही उम्मीद भरे नजरों से देखे जाने वाला एक जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है मेक इन इंडिया, उस पर इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। इस पर खास तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, सुनील सुब्रमण्यम जी हैं जो कि फाउंडर और सीईओ हैं सेंस एंड सिंप्लिसिटी के। बहुत बहुत स्वागत है सुनील सर आपका क्यों, जागरण। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल ये कि जैसे कि बजट है और हर कोई उम्मीदों की बात कर रहा है और उम्मीदें जो है बजट में तो लोगों को हैं ही, लेकिन उससे पहले बजट से काफी पहले से ही करीब 6-8 महीने, बल्कि मैं तो कहूंगा साल भर से भारत को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाए। और ट्रेड डील को लेकर हाल ही में जो सर्गियो गोर हैं, जो अमेरिका की तरफ से कल एक खास स्टेटमेंट देके गए हैं और वो बोल के गए हैं कि 13 जनवरी यानी आज के दिन भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत होनी है। उस पर थोड़ा सा अपडेट बताइए सर। उसके बाद आगे बात करेंगे क्या क्या उम्मीदें इसके जरिए की जा सकती हैं। हाँ, देखिए, खास करके बहुत सारी बातचीत हो चुकी है इंडिया और यूएस के बीच और ट्रेड टीम्स को लेकर। तो खास तौर पर दो तीन चीज पे अटका हुआ है डील। और वो है कि एक, रशियन ऑयल के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंस जो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, उसके ऊपर अमेरिका चाहती है कि वो कम करा दे और उनसे थोड़ा तेल खरीदे हम। तो अब वो बात क्या है कि हमने एलपीजी के बारे में रिसेंटली डील भी साइन किया था। मगर ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो इंडिया, अब वेनेजुला भी अमेरिका के हाथ में आ गया। तो वेनेजुला से जो भी ऑयल पहले से, इंडिया और वेनेजुला का बहुत अच्छा संबंध पहले था। जैसे वहाँ पर ओएनजीसी विदेश ने भी निवेश किया है इन एक्सप्लोरेशन टेरिटरी, और बहुत सारे हमारे, बट सैंक्शन लगने के कारण हमने एकदम कम करा दिया हमारे वेनेजुला के साथ। अब अमेरिका के जरिए वेनेजुएलन ऑयल को अगर हम मान ले खरीद ले तो अमेरिका लेके भी वो एक बेनिफिट होगा। तो खास करते पे उस पर थोड़ी बातचीत होगी। और यहाँ से भी इंडस्ट्री लोगों ने भी कहा है कि हम ओपन है वेनेजुएला से ऑयल कले करने के लिए। तो फर्स्ट खास चीज़ वो होगी। तो उससे क्या होता है कि अमेरिका को भी क्या है कि उनका जो ऑयल का जो अभी हम समझिए वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में है एक तरह से। तो उनको जो ऑयल की दाम उनको घटाने की कोशिश है, क्योंकि उधर उनको रेट कट चाहिए। तो रेट कट चाहिए तो इन्फ्लेशन घटना है, इन्फ्लेशन घटना है तो तेल का दाम भी घटना है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि एक अग्रीमेंट हम पहुंच सकते हैं कि वेनेजुएला के जरिए जो भी तेल है हमारा, हम उसको खरीदेंगे। तो वो एक पॉजिटिव। सेकंड, अमेरिका चाहती है कि हमारे मिडिल क्लास की मार्केट उनके लिए एग्रीकल्चर और डेयरी सेगमेंट में ओपन किया जाए। अब उसमें दिक्कतें ये हैं कि एक तरफ कि वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड गुड्स को हम अलाउ नहीं करते हैं, और अमेरिका सब में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो अलाउ करती है। तो उसके ऊपर शायद हम लिमिट करेंगे कि जीएम को नहीं, जीएम मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को ये नहीं लाने का। सेकेंड चीज़ है कि डेयरी और अग्री में हमारे लिए बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रूरल इंडिया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कोई भी गवर्नमेंट के लिए उधर बहुत कंसेशन देना मुश्किल है, यही रेड लाइन हुआ है। मगर अब क्या देख सकते हैं कि शायद थोड़ी हाई एंड महंगी वाली चीज़, महंगी वाली जो चीज़, हाई प्रोटीन मिल्क्स, यहाँ पर जो एक इंडिया का जो अर्बन मिडिल क्लास है, वो अभी फिटनेस के ऊपर, इसके ऊपर, उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। शायद वहाँ पे हम थोड़ा रास्ता खोल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी, शायद उधर कंसेशन हम देंगे तो शायद वो भी। सेकंड चीज़ हो गए, हमने अभी भी जर्मनी में गए मोदी जी, और उधर भी डिफेंस की एक टाइप के बारे में बात किया है। तो उन्होंने खास उधर बताया कि देखिए, हमारी कोई स्ट्रैटेजिक नहीं है, जहाँ पे डिफेंस को अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ से हम खरीदने के तैयार है। क्योंकि रशिया से भी खरीदते हैं तो अभी जर्मनी से भी खरीदेंगे, तो अमेरिका से भी, जहाँ पर भी हाई टेक्नोलॉजी वाली वॉरफेयर चीजेस है, शायद वहाँ पे कोई एक गठबंधन हम अनाउंस कर सकते हैं कि उसमें भी हो जाए। तो ये सब दो तीन चीज़ हैं जहाँ पर थोड़ी फोकस करके अब नए गवर्नमेंट के आने के बाद, और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रम्प भी शायद एक साल के अंदर इंडिया आ सकते हैं। तो शायद वो होगा मौका कि बड़ा डील अनाउंस करने का। तो मेरे ख्याल में थोड़ी उम्मीदें अभी वापस जाग रही है मन में कि ये ट्रेड डील जो अटका हुआ है, शायद वो रास्ता खुल सकता है।
सर ये तो आपने जो बताया टेक्निकल एस्पेक्ट, अगर क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज्यादा आसान भाषा में समझते हैं, हालांकि मुझे समझ में आई चीजें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है ये ट्रेड डील दोनों देशों के लिए, लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए, 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी, और अगर उससे पहले ये डील होती है, तो आम लोगों को सीधे तौर पर क्या फायदा मिलने वाला है वो थोड़ा सा बताइए, ताकि लोग ये रिलेट कर पाए कि ये कैसे डील हमें कैसे फायदा कर रही है। देखिए, फायदा अल्टीमेटली ट्रेड डील से होना है, नौकरी से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो आमतौर पर जनता की यही मांग है कि हम्म, आबादी बढ़ रही है मगर नौकरियां उतनी नहीं बढ़ रही है। अगर बड़ा ट्रेड मुद्दा डील भी है। हो गया तो अमेरिकन मार्केट इंडिया के लिए खुल जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ से इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जैसे आप देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पे सूरत में ज़्यादातर लेबर फोर्स है, और टेक्सटाइल्स जहाँ पे कोयम्बतूर, गुजरात, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर तीसरी है लेदर, जहाँ पे कानपुर ऐसे इलाके में, और तमिलनाडु के भी रानीपेट, वानियम्बाड़ी, ये इलाके में बहुत सारा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे बड़ी एक पॉजिटिव फोकस जो लोगों के मन में इसके लिए इफेक्ट दिख सकता है, वो है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर तो जरूर प्रधानमंत्री मोदी भी उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि उनके बीजेपी की जो घोषणा पत्र था उसमें भी साफ तौर पर बोला गया था कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। सर करेक्ट। ये, क्योंकि हम ट्रेड डील की बात करें तो, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लगे हुए हैं इस वक्त भारत पर, और हाल ही में जैसे कल ही अमेरिका की तरफ एक स्टेटमेंट आया कि अगर आप ईरान के साथ व्यापार करेंगे तो आप पर एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया जा सकता है। जो जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे वो टैरिफ झेल सकते हैं। तो ऐसे में भारत की क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं इससे, या फिर हम मान सकते हैं कि एक नया धमकी अमेरिका की तरफ से भारत को मिली है। हाँ, जरूर मिली है, मगर मैंने आंकड़े देखे तो करीबन 2 बिलियन से कम है हमारा जो परचेसिंग फ्रॉम ईरान है। तो हम्म, उसको हमें बंद करवाने में या उसको डाइवर्ट करके दूसरे देश से खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमको शायद वो करना पड़ेगा, पर वो वॉल्यूम में बहुत कम है। तो इसलिए हम्म, मैं मानता हूँ कि वाइल ये धमकी है हमारे लिए भी, हमने ऑलरेडी ईरान से, क्योंकि सैंक्शंस तो लगे गए थे, हमने ऑलरेडी ईरान से बहुत सारी चीज़ें कम करवा दिया है। तो अभी हम्म। एडिशनल असर इसके कारण होगा, ये मेरी उम्मीद है कि ऐसी नहीं होगी। और सर साथ ही हमने ये भी देखा कि जब 50% टैरिफ जो लगाए गए भारत के ऊपर, उसके बाद से हमारे एक्सपोर्ट्स काफी हद तक प्रभावित हुए। अब उन एक्सपोर्ट्स के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, कैसे प्रभावित हुए, और इस बजट के जरिए कैसे सरकार जो है उन एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा मदद कर सकती है, जो नुकसान वो झेल रहे हैं पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, वो थोड़ी सी कमी आए और वो फिर से एक्सपोर्ट जो है बढ़े, क्योंकि भारत और अमेरिका चाहते ही हैं कि दोनों देश मिलके एक बड़ा व्यापार बनाए दोनों देश मिलके, लेकिन एक्सपोर्टर्स को कैसी हेल्प सरकार पहुंचा सकती है इस बजट के जरिए सर। देखिए, एक्सपोर्ट्स में खास करके चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि एमएसएमई और एसएमई का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में हाथ होता है। जैसे मैंने कहा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, ये वाले ज़्यादातर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती है। तो उनके लिए जो भी सब्सिडी के तौर पर, और ये सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स भी है। तो बिल्कुल सर। डेफिनेटली एमएसएमई के लिए जो भी ये अनाउंस करेंगे कुछ भी इंसेंटिव्स, और वो ज़रूर एक्सपोर्ट्स के लिए सपोर्ट करेंगे। मगर उसके अलावा मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, और जैसे फ्री ट्रेड जोन में देते हैं कंप्लीटली टैक्स फ्री, उस तरह की एक सिचुएशन। और एक्सपोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम पूरे चीज़ इंडिया में तैयार करके एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। हम्म, बहुत सारे रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स को हम इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको फिनिश करके फिर हम्म, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटीज को घटवाने से हम वो ये टैरिफ की जो असर है उसको कम करा सकते हैं। तो जरूर वो एक इंपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, उसके ऊपर हम्म, अगर वेवर दिया जाए कस्टम्स ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटीज में, वो बहुत बड़ी राहत होगी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए। सेकंड होगा फिनेंसिंग, क्योंकि हम्म, आमतौर पर इनको डॉलर में फिनेंसिंग की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे इनको बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां हैं, बाहर जाके वो ज़्यादा प्राइस प्रीमियम कमांड नहीं कर सकती है इन टर्म्स ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव्स ऑन बोरोइंग भी जैसे एक्सपोर्ट अर्नर्स पैकिंग क्रेडिट करके एक स्कीम है, उसमें और हम्म। भी वाइडन करके थोड़ा बहुत सस्ते में इंटरेस्ट रेट में वो एक्सपोर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करे, वो भी एक बहुत बड़ी राहत होगी एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए। तो ये इस तरह से बिल्कुल एक्सपोर्ट को तो फायदा मिल ही सकता है। सर मेक इन इंडिया की यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तभी से उन्होंने ये नारा दिया, मेक इन इंडिया, कम मेक इन इंडिया, मतलब कि
हमारे यहाँ आप भी आइए, और खुद तो हम अपने मैन्युफैक्चरर्स को मोटिवेट करेंगे ही कि अपने यहाँ चीजें बनाइए। उसका अब जो है 2025-26 तक आके हमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। अब हम डिफेंस सेक्टर में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हमने पहले की बजाय ज्यादा बनाई हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है सर। उसमें आप कितना स्कोप देखते हैं कि मेक इन इंडिया में अभी भी भारत के पास बहुत स्कोप है? आपको लगता है सर कौन कौन से सेक्टर में और ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है? देखिए, मेक इन इंडिया का रूप अभी क्या थोड़ा बदल के वो पीएलआई स्कीम में बदला गया था, आपको याद होगा। तो पीएलआई क्या हुआ है कि दोनों ने 14-15 सेक्टर के लिए पीएलआई को अनाउंस किया, मगर खास करके एक या दो या तीन सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहीं पे इसका इम्पैक्ट दिखा ज्यादा। मगर अब उसको शायद थोड़ा एक्सपैंड करके, क्योंकि 4 से 6% की इंसेंटिव्स दे रहे थे पीएलआई स्कीम के अंदर, शायद उसको बढ़ाकर 7 या 8% बना दें और उसको वाइडन करे कि और ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में अगर ये पीएलआई को एक्सटेंड करें तो वो बहुत बड़ी एक राहत होगी और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करेगी। जैसे आपने डिफेंस की जिक्र किया, तो डिफेंस में भी देखा आपने ज्यादातर हमारे लोकल यूज के लिए हुआ था, मगर अब एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पीएलआई जहां पर ना ही इंडियन स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बट फॉरेनर को भी आमंत्रित करें, क्योंकि हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर पीएलआई स्कीम में हम फॉरेन मल्टीनेशनल्स को यहाँ आकर आप मैन्युफैक्चर कीजिए और री एक्सपोर्ट कीजिए अपने देश को, हमारी लो कॉस्ट ऑफ लेबर, हमारी लैंड अवेलेबिलिटी और ये पीएलआई जरिए इंसेंटिव्स को इस्तेमाल करके आप इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड ऐसे ही उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैसे आपने कहा टैरिफ्स के कारण अमेरिका की मार्केट में अभी एक्सपोर्ट्स तो कम होंगे ही, मगर हमने एफटीए बहुत सारे देश के साथ साइन किए हैं। अभी यूरोप बिल्कुल। के साथ भी हाल में होगा, वो टीम आने वाली है इधर साइन करने के लिए, यूके के साथ तो हो गया। तो ऐसी चीज़ों में उस एक्सपोर्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को फुल्ली एक्सप्लॉइट करने के लिए शायद हमें एमएनसीज को यहाँ आमंत्रित करें। इंडिया का एडवांटेज इसको यहाँ पर तो क्या लोकल नौकरियां बढ़ेगी और ऑर्डर बुक भी आपको स्मॉल स्केल को मिलेगी। और ऐसी स्कीम्स में उनको अगर कह सकते हैं कि 30 या 40% आप डोमेस्टिकली सोर्स करें कंपोनेंट्स को, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिल सकती है। तो ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से पीएलआई को अगर बदलेंगे और फॉरेनर्स को इसमें शामिल करेंगे ना, तो वो एक बहुत बड़ी एंटी टैरिफ का मूव भी होगा और इंडिया में एक कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं वो भी आगे तेजी से बढ़ सकती है। बिल्कुल सर, हमने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को मंजूरी दी गई, और 100% तक विदेशी जो कंपनियां हैं भारत में आके अपना काम कर सकती हैं। तो ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स में भी शायद इसकी जरूरत है। जैसे कि आपने सर अभी कहा कि क्यों ना भारत के पास जो सबसे बड़ी मार्केट है उसका इस्तेमाल किया जाए पूरी दुनिया के लिए माल बनाने के लिए। और शायद यही हमारी ताकत है, हमारी मैन पावर, हमारी जो लो कॉस्ट, जो जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि लेबर कॉस्ट जो पड़ती है वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे सस्ती है। और जिस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें थोड़ा सा अगर स्किल्ड करके इस्तेमाल किया जाए तो शायद इतनी लो कॉस्ट लेबर में भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपको लगता है सर कि उसके हिसाब से जिस तरह से एफडीआई को मंजूरी दी गई इंश्योरेंस सेक्टर में, आपको लगता है सर बाकी सेक्टर्स में भी इसकी और जरूरत है इसी तरह की? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, मगर स्पेसिफिकली ईच इंडस्ट्री को देखना चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री सफर ना करे। हम्म। देखिए इंश्योरेंस में देखिए लोकल खाली कुछ कंपनियां थे, तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस लाने के लिए उधर एफडीआई लाना बहुत अच्छा चीज था, क्योंकि हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट थी। वैसे ही हम्म। देख गिन चुन के यहाँ पर जहाँ पे लोकल एक हमारी जो कॉम्पिटिटिव नहीं है और जहाँ वो इम्प्रूव हो सकती है फॉरेन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर के आने से, जरूर उन सेक्टर्स को चुन के करना चाहिए। ये ब्रॉड बेस सभी जगह में हम 100% एफडीआई नहीं अलाउ कर सकते, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री फिर सफर हो जाएगी। तो इसको हम्म। हर सेक्टर में, जैसे एआई में अब इंडिया की कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है, तो एआई के लिए शायद वो 100% एफडीआई अलाउ कर सकते हैं क्योंकि न्यू है। सिमिलरली ग्रीन एनर्जी की बात करें, जो कि हम्म। एक नई सोलार और इसे, वहां पे हम फॉरेन की जो कंपनियां हैं उनकी जो बेटर टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करने के लिए यहाँ आमंत्रित कर सकते हैं। तो गिने चुने सेक्टर्स में जो जो न्यू एज सेक्टर्स है वहां पर हम अलाउ कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में हम फॉरेन पार्टिसिपेशन को अलाउ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं। और खास करके मैं देख रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलाउ किया। आपने देखा कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में अभी जापानीज कंपनीज ने आके निवेश किया है। वैसे जहाँ पे भी हमें एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उधर वो स्पेसिफिकली अलाउ कर सकते हैं 100% एफडीआई।
बिल्कुल सर। और मेक इन इंडिया की हम बात लगातार सर से कर ही रहे हैं, और सुनील सर जिस तरह से बता रहे हैं सर, मेक इन इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है देश की प्रगति में भी और विकास के लिए भी, उस हिसाब से देखा जाए तो सर, इस अगर स्पेसिफिकली इस बजट की बात की जाए, कौन कौन सी की नोट्स आपको लगता है कि वित्त मंत्री इस बार अनाउंस कर सकती है, जो सीधे तौर पर मेक इन इंडिया से जुड़े हों, सीधे तौर पर एक्सपोर्ट से जुड़े हों, और जो आम आदमियों को, आम लोगों को, देश की आम जनता को हेल्प करें? आपको लगता है कौन सी ऐसी सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है जो लोगों को अब चाहिए, इस बार के बजट में चाहिए ही चाहिए? अगर वो अनाउंस करे सरकार तो सीधा सीधा हेल्प मिलेगी लोगों को। तो सीधा हेल्प करेगी, देखिए इनडायरेक्ट ही होगा। सीधा तो आपको टैक्स बेनिफिट्स या इनकम टैक्स कट या ऐसी कट तो की उसके बात लिए होती भी है। इतनी इनकम वो लगती है वो सर। तो आज मैं हम उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मगर बेनिफिट होगा तो मेरे को क्या है ना जी, इतने दिनों से, सालों से, मोदी गवर्नमेंट की शुरुआत से ही गवर्नमेंट कैपेक्स के ऊपर फोकस दे रही है और अपना हाथ उसमें बढ़ा रही है, मगर प्राइवेट कैपेक्स शुरू नहीं हुआ है। हम्म। राइट, तो प्राइवेट इसके लिए जो भी इंसेंटिव्स अगर गवर्नमेंट दे, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो देश को आगे बढ़ाने में, हमारी जीडीपी ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाने में काम आ सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के लिए जो भी इंसेंटिव्स वो दिलवा सकते हैं, चाहे थ्रू इनकम टैक्स कट या फिर कुछ फ्री ट्रेड जोन्स में जाके कुछ सपोर्ट, जो जो भी कर सकते हैं, वो सबसे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। और सेकेंड, जो जीएसटी कट के कारण एक कंजम्पशन में उन्होंने बूस्ट करने की कोशिश की है, उसको इस बजट के जरिए और भी आगे बढ़ाएं। फिर लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा देकर उनको खर्चा करने की एक सोच दे, क्योंकि लोग उतना खर्चा नहीं कर रहे, ज्यादा सेविंग्स को ही प्रेफर कर रहे हैं इंडियन जनता। तो मेरे ख्याल में एक कंजम्पशन को बूस्ट करना है, तभी कैपेसिटी बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी बढ़ सकता है। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए जितना भी बूस्ट करे, जैसे लोगों के हाथ में पैसा देंगे और उनको खर्चा करने के लिए, तो ज्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका ने किया था एक टार्प करके एक प्रोग्राम, यानी पुरानी गाड़ी अगर दे दे तो गवर्नमेंट कैश दे देती थी ताकि नई गाड़ी खरीदे। तो वैसे ही यहाँ पर पुरानी चीजों को भी अगर वो सरेंडर करके नई चीज खरीदने के लिए अगर कोई करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल इंसेंटिव फॉर्म किया जाए, तो फिर क्या होगा कि पीपल अपनी रिप्लेसमेंट साइकिल को जल्दी करवा देंगे, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या एसी हो या गाड़ी हो। तो ऐसी एक इनोवेटिव स्कीम अगर गवर्नमेंट करती है, सिमिलरली अफोर्डेबल हाउसिंग में, क्योंकि आपने देखा हम्म। कि इतने रेट कट किया, जीएसटी कट किया, फिर भी अफोर्डेबल हाउसिंग में उतना बढ़त नहीं दिख रहा है। तो लोग गवर्नमेंट के जरिए कुछ इनोवेटिव स्कीम, जब पे इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ दी हाउसिंग। अभी मैं नया घर ले रहा हूँ, पहली घर है मेरी, तो अगर उसमें हम्म। गवर्नमेंट 50% इंटरेस्ट को सबवेंट करती है, तो लोग फिर जो भी अभी घर के बारे में नहीं सोच रहे वो सोचेंगे। तो एक वो भी एक ख्वाहिश जो होगी वो पूरी होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो ये एक हम्म। विन विन हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे कैपेक्स को इनडायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आम जनता को बेनिफिट पहुंचा सकती है। रिसेंटली सर, जैसे आपने हाउसिंग की बात की, तो मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पढ़ी कि जो अर्बन हाउसिंग को लेकर भी सरकार कुछ प्लान कर रही है, और शायद उसके लिए सरकार का भी ये मानना है, नीति आयोग की इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी थी कि करीब करीब 2040 या 45 तक देश की 50% जो आबादी है वो शहरों में रहेगी। तो ऐसे में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को रहने के लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सख्त जरूरत होने वाली है। तो ऐसे में अगर इस सेक्टर में काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये आपने आइडिया बहुत अच्छा दिया सर, कि अगर किसी के पास पहले से घर है, अगर उसके बजाय आप दूसरा घर खरीदना चाहते हो, तो सरकार थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, 50% चाहे उसकी कीमत में एडजस्टमेंट किया जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहरहाल सर, अगर हाउसिंग सेक्टर की बात की जाए, तो उसी पे मेरा सवाल है कि हाउसिंग सेक्टर पे भी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये भी जो जनरेटर साबित हो सकता है हम लोगों के लिए, और हम्म। हमने देखा कि शहरों में तेजी से जो प्रोजेक्ट्स हैं हाउसिंग के वो तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इस जो आपने आइडिया दिया, इसके अलावा क्या कुछ और नया कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी घर खरीदना बहुत ज्यादा महंगा साबित होता है आम लोगों के लिए। अगर शहरों में किसी को घर खरीदना है, उसमें क्या कुछ सरकार कर सकती है? कैसे आम लोगों को सस्ता घर मिल सकता है सर? कोई ऐसा आइडिया जो सरकार को आप देना चाहें सर? हाँ बिल्कुल, देखिए शहर की थोड़ी बाहर की स्थिर में, जहाँ पे नो एक्सटेंडेड अर्बन गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे मैंने देखा, यूके में मैंने देखा था, लंदन में मैंने स्टडी किया था इसको, कि वो क्या कह रहे थे कि अपना रेंट टू बाई माने आपको अलॉटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की डीडीए जैसे हाउसिंग अथॉरिटीज में, और आप इनिशियली 10 साल के लिए खाली उसका रेंटल जो है वही भरे, मगर वो क्या हो हम्म। गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको राइट टू बाय आपको देते हैं। तो हम्म। आज आपको घर मिलेगा, आपकी रूफ मिलेगी, कोई आपको धक्का देके बाहर नहीं निकालेगा।
रेंटल पे ही होगा, मगर वो आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि कभी भी अगले 10 15 20 साल में आप उसको कैपिटल परचेज करके उसको खरीद सकते हैं। मगर आपको एक हम्म, एक आज ही गारंटी है कि ये घर मेरा है, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे आपको जो निकाल नहीं सकता है। मगर आज खाली आप ब्याज का बर्डन भरा दें, आप उसके लिए कोई और कैपिटल अकाउंटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लंदन में बहुत बड़ा हिट हुआ। ओके, वो ऐसी चीज करेंगे तो ये क्या है कि इफेक्टिवली फिर गवर्नमेंट हाउसिंग फॉर ऑल की एक जो उन्होंने मकसद रखा है उसकी ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। हाउसिंग के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया सुनील सर ने याद दिया, और उम्मीद करते हैं कि निर्मला सीतारमण या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा इस चर्चा को जरूर सुने, ताकि एक आइडिया ही, क्योंकि एक छोटा छोटा आइडिया कई बार बहुत बड़ी चीज पॉलिसी में भी कन्वर्ट हो जाता है। और निश्चित तौर पर ये आइडिया अगर यूके गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है तो भारत में क्यों नहीं इस तरह के आइडियाज को इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल एक्सपोर्ट्स और भारत यूएस जो ट्रेड डील है उस पर हमने बात की, साथ ही मेक इन इंडिया की बात की। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो डील है भारत और अमेरिका के बीच वो फाइनल हो, ताकि इसका फायदा जो है दोनों मुल्कों को मिले और खासतौर पर भारतीयों को मिले, क्योंकि जॉब जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से और जितनी आसान भाषा में सर ने समझाया, मेरे ख्याल से बाकी गेस्ट शायद थोड़ा सा टेक्निकल चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से सर आपने समझाया। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये पसंद भी आया होगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जागरण के लिए लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही बिजनेस जगत की और बजट से जुड़ी सारी खबरें हम आप तक यूं ही लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।